ट्रंप की टैरिफ धमकी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। ये जवाब क्या है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कुछ देशों की दादागिरी नहीं चलेगी, ये एस जयशंकर ने साफ कर दिया। कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, ये भी साफ कर दिया। ट्रंप की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने यह जवाब दिया है। आलोचना करने वालों का रूस के साथ व्यापार खुद हो रहा है। ईयू का रूस से 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ है। आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को तो देखें, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के तरफ से ये स्टेटमेंट जो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं तो पहले ये देखें कि रूस के साथ व्यापार कौन आलोचक देश कर रहे हैं। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. तो ट्रंप की धमकी टैरिफ को लेकर एक बार फिर से आ गई है। भारत को दो टूक देते हुए क्या कहा ट्रंप ने, हमने आपको बताया, लेकिन विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है और साफ कहा है कि कुछ देशों के दबदबे वाली व्यवस्था अब नहीं चलेगी, कुछ देशों की दादागिरी भी नहीं चलेगी, कुछ बड़े देश अब दुनिया नहीं चलाते हैं, सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और एबीए का जो बयान है, आपको बता रहे, राष्ट्र हित के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को देख लें। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। आलोचना करने वालों का रूस के साथ क्यों फिर व्यापार हो रहा है। ईयू का रूस से 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार हो रहा है। और आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से कहा गया है कि भारत पर और टैरिफ बढ़ाया जाएगा। रूस से तेल आयात पर ट्रंप नाराज हैं भारत से। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। और 25% टैरिफ का पहले ही ऐलान कर चुके हैं ट्रंप। तो सीधी बात है, ट्रंप नाराज दिख रहे हैं, लेकिन नाराजगी ऐसा लग रहा है कि भारत पर थोपी जा रही और भारत को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। जो भारत तेल खरीदता है, रूस से इंपोर्ट करता है, इसके आधार पर ट्रंप की नाराजगी आपको हम दिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उसके जरिए सामने आई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो भारत रूस की दोस्ती है वो किस आयाम पर पहुंची है, क्योंकि अमेरिका को इससे मिर्ची लग रही है। रूस को बढ़ावा दे रहा है भारत, रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। भारत खुले बाजार में तेल बेच रहा है, बड़े मुनाफे पर तेल बेच रहा है भारत। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, भारत को इस बात की परवाह नहीं है और भारत पर और टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका, ये अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। मनीष झा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि भारत ने इस बात का आईना दिखाया है अमेरिका को खुद कि वो व्यापार खुद करता है रूस के साथ, लेकिन पाबंदी और नियंत्रण भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल निधि, देखिए शुक्र है कि वरना मैं तो सुबह उठा था ये सोचकर कि कहीं ट्रंप ये ना कहे कि भारत ने अमेरिका के एक सहयोगी देश को क्रिकेट में हरा दिया है तो कुछ और टैरिफ में लगाऊंगा। दरअसल भारत के खिलाफ लगातार किसी न किसी बहाने से जिस तरीके से अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, वो सब एक बहाना है। असली मकसद है रूस के साथ अमेरिका को जंग लड़ना है, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप उसी वॉर मॉन्गर की तरह, उसी वॉर एजेंट की तरह बात कर रहे हैं जैसे अमेरिका के कई दूसरे नेता करते हैं, क्योंकि अमेरिका की हथियार कंपनियों ने इन पर दबाव डाल रखा है कि हर हालत में आपको युद्ध में जाना है, हर हालत में रूस से जो जंग हो रही है उसको भड़काना है, उसको बढ़ाना है। आपने देखा कि ये वही ट्रंप है जो जेलेंस्की को किसी जमाने में व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जती करते थे और आज वो खुद ही इस जंग के सेनापति बन गए। तो भारत के खिलाफ उनकी धमकी दरअसल भारत से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी यहां पर है कि उसको जंग में जाना है तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, और इसीलिए भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात थी और ये सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। तो अब तक जिस युद्ध को ट्रंप बाइडेन किंग का युद्ध कहते थे, अब वो ट्रंप का युद्ध हो गया है।
आज अगर दुनिया में ये युद्ध बढ़ता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप होंगे, और उसके लिए आप भारत पर निशाना लगाते हैं तो ये गैर वाजिब है। और इसी बात को भारत ने रिफ्लेक्ट किया। भारत का कहना यह है कि अमेरिका की जो ये बहानेबाजी है कि भारत तेल खरीदता है, तो तेल तो यूरोपीय देश भी खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप छोड़िए दूसरे कंट्री को, खुद अमेरिका रूस के साथ व्यापार करता है। अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर खरीदता है, केमिकल खरीदता है। तो इसका मतलब अमेरिका रूस की वॉर को फंडिंग करता है। और दूसरी बात, अगर किसी से व्यापार करना, फंडिंग करना हो गया, तो अमेरिका से जो भारत सालाना करीब 130 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है और कुल मिलाकर लगभग 200 बिलियन डॉलर का, तब तो हम अमेरिका की वॉर को भी फंडिंग करते हैं। अमेरिका जो दुनिया भर में वॉर कर रहा है उसको भी फिर भारत फंडिंग कर रहा है। तो ये सब बहानेबाजी है। असल बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दबाव में आ चुके हैं और वो डीप स्टेट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए वो कभी बहाना भारत पर, कभी बहाना चीन पर और कभी बहाना किसी और देश पर, लेकिन उनको जंग लड़नी है और ये जंग लड़ने का बहाना चाहिए। बिल्कुल बहाना चाहिए, और यही ऐसा दिख भी रहा है परिस्थिति के मुताबिक मनीष की रूस को विद्रोह करने के लिए या विरोध करने के लिए कोई ना कोई देश चाहिए, इसलिए भारत पर निशाना साधा जा रहा है। कोई ठोस वजह नहीं है, क्योंकि रूस का विरोध करना है इसलिए भारत को टारगेट पर लिया जा रहा है। और ट्रंप के टैरिफ वॉर पर रूस ने बयान दिया है, सभी की भागीदारी वाली व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अमेरिका। रशिया ने कहा है कि सभी की भागीदारी वाली व्यवस्था अमेरिका नहीं समझ पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने प्रभुत्व में गिरावट अमेरिका को अस्वीकार है। अमेरिका की बात ना मानने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बना रहा है अमेरिका, और इसी वजह से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं ये जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है वो क्या है और रूस ने कैसे पलटवार किया है। बाकायदा हम आपको तारीखों के मुताबिक बता रहे हैं। 2 अगस्त 2025 भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वहीं 4 अगस्त 2025 रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। रूस भारत का जो याराना है, ट्रंप ने यूक्रेन का बहाना बना दिया है। दुनिया में गिरती साख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है यूएस। सभी की भागीदारी वाली व्यवस्था यूएस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने प्रभुत्व में गिरावट यूएस को अस्वीकार है। देखिए ट्रंप का टैरिफ वॉर है ये, और रूस का पलटवार है। रूस किस तरह से जवाब दे रहा है कि दुनिया में गिरती साख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अमेरिका, इसी वजह से ये थोपा जा रहा है। सभी की भागीदारी वाली व्यवस्था यूएस को बर्दाश्त नहीं है। और ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने अस्तित्व को, अपने प्रभुत्व पे गिरावट यूएस को अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार है। बात न मानने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बना रहा है अमेरिका, ये कहा गया। और साथ ही रूस के सहयोगी देशों पर राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से। तो रूस ने तगड़ा पलटवार किया है और अमेरिका पर जवाब दिया है। ट्रंप का टैरिफ वॉर रूस के साझेदारों की संप्रभुता पर एक तरह से हमला है। कई देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है अमेरिका, यानी इंटरवीन कर रहा है अमेरिका, ये कहा गया है रूस की ओर से, पुतिन की ओर से। और ट्रंप की नई धमकी पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस ने हमला एक बार फिर से बोला है। ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने फिर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। इससे पहले भी टैरिफ मामले में कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आ चुके हैं। और एक और प्रतिक्रिया, ये कहा गया है कि ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है और कहा है कि जिस तरीके से व्यापार भारत रूस के साथ कर रहा है, तो ट्रंप ने ये कहा है कि टैरिफ बढ़ाया जा सकता है एक बार फिर से भारत पर, और इसी पर कांग्रेस का हमला। और आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं वो कैसे बाकी देश भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और टैरिफ बढ़ाने की बात कही गई। देखिए पहले ट्रंप की बात हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। मनीष तिवारी ने, जो है नेता ने, ट्रंप को आईना दिखाया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 1971 में बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेजा था। उस वक्त भारत दक्षिण एशिया में राजनीतिक तौर पर मैप को बदलने की कवायद में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने अमेरिका के पाकिस्तान मदद के फैसले का सम्मान किया। आज भी एक राष्ट्र के रूप में आपके टैरिफ के खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत है। ये मनीष तिवारी ने जवाब दिया है ट्रंप को, उनकी धमकियों को, और आईना दिखाया है कि भारत ने पहले कैसे मदद की है अमेरिका की, और आज अमेरिका भारत पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहा है, इतना भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कर रहा है।
जवाब दिया गया मनीष तिवारी की ओर से। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आज मुनीर आर्मी के खिलाफ इमरान की पार्टी आंदोलन करने जा रही है। आज पीटीआई का करो या मरो आंदोलन होगा, जिसमें पीटीआई नेता रिहाई के लिए सड़क पर उतरेंगे। कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे। इमरान खान के बेटों की लंदन से वापसी पर अभी भी सस्पेंस लेकिन बरकरार है। तो पीटीआई के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे और डू और डाई आंदोलन, करो या मरो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और इसी कड़ी में आज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाले हैं, आवाज उठाने वाले हैं पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता। तो मुनीर ने इमरान के बेटों को रोका, ये हमने आपको बताया था, लेकिन पाकिस्तान में आज कयामत का दिन है, क्योंकि आंदोलन पीटीआई के कार्यकर्ता करने वाले हैं। दरअसल इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए आंदोलन पीटीआई कार्यकर्ता करने वाले हैं। ऐलान कर दिया है, पूरे पाकिस्तान में आज से बड़े आंदोलन की कॉल दी गई है। आंदोलन की कमान इमरान के बेटों को दी गई है और कासिम और सुलेमान को लंदन से पाकिस्तान इसी के लिए आना था। वो आए या नहीं या आएंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सरकार ने इमरान के बेटों की पाक से उनको पाक आने से रोका था, पाकिस्तान आने से पहले भी रोका गया था। और इसी तरीके का आंदोलन पहले भी पीटीआई के कार्यकर्ता कर चुके हैं। शहबाज मुनीर की गद्दारी पर भी सवाल कई खड़े हुए। इमरान के समर्थन में क्या ट्रंप उतर गए हैं, ये सवाल भी हमने आपको अभी बताया। इमरान खान के साथ ट्रंप के शुरू से अच्छे रिश्ते रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पाकिस्तान दौरे पर हैं और शहबाज शरीफ ने खुलेआम ईरान का समर्थन किया। परमाणु सहयोग पर ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है। शहबाज ने कहा कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करे। शहबाज को इसी के साथ ट्रंप झटका दे सकते हैं। ईरान का समर्थन करने से ट्रंप खफा हो सकते हैं और परमाणु नीति का साथ देने से शहबाज से नाराज पिछले कई दिनों से ट्रंप पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे। मुनीर को लंच, तेल डील और भारत से तुलना कर रहे थे। ईरान को समर्थन देना मुनीर को भारी भी पड़ सकता है। इसी के साथ बड़ा सवाल यह भी, क्या इमरान की रिहाई डोनाल्ड ट्रंप करा सकते हैं? और आज आंदोलन तो पहाड़ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ ने भारी बर्बादी की है और प्रयागराज सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। बाढ़ ने 3000 गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिजनौर में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही ठप है। गाजीपुर की बात करें तो 54 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। वहीं जौनपुर का ऐतिहासिक गोमतेश्वर महादेव मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे हालात यहां पर भी गंभीर हैं। रायबरेली में लोग सड़कों पर नाव चलाकर बाढ़ के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। बाढ़ से फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में मदद का भरोसा दिया है। और आपको बता दें कि यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट कल भी जारी किया गया था। लगातार 48 घंटे बहुत भारी हैं उत्तर प्रदेश पर। प्रयागराज में स्थिति बिगड़ सकती है। बाढ़ से हालात अभी भी खराब हैं। प्रयागराज में 3000 से ज्यादा मकान पानी में डूबे दिख रहे हैं। वाराणसी में नमो घाट समेत 84 घाट पानी में डूब गए हैं। बलिया, बिजनौर, रायबरेली में भी हालात खराब हो रहे हैं। वहीं प्रयागराज में गांव तो गांव, शहर, इलाके भी जलमग्न हैं। आपको संवाददाता विपिन चौबे की एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। असर प्रयागराज के बेली कछार इलाके में भी है और हम अब एसडीआरएफ की बोट पे बैठकर उस इलाके का दौरा करने आए हैं, ताकि ये जानने और समझने की कोशिश कर सके कि बाढ़ का प्रभाव इस इलाके में कितना ज्यादा है। हर साल ये इलाका डूब जाता है और कैसे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूब चुके हैं उसका अंदाजा लगाइए। और अभी भी लोग यहां पर हैं, घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। आप लोग जा क्यों नहीं रहे यहां से? यही रहना है, जाना नहीं है यहां से? निकल जाएंगे? हाँ, कल निकल जाएंगे। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ के इनकी चटाई, उसमें पानी में एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ, पूरा घर आप देखिए खिड़की के ऊपर पानी है, गेट आधा डूब चुका है, छत तक पानी पहुंचने का है और इन घरों में रहने वाली जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं सब कुछ डूब चुके हैं। एक मंजिला मकान खाली हो चुका है बेली पार का इलाका और चारों तरफ ये देखेंगे पूरा इलाका जलमग्न है। सामने गंगा नदी नजर आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन पहुंच चुके हैं और संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और लगातार
आगे की कार्यवाही बढ़ रही है। एनडीए संसदीय दल की दरअसल बैठक होनी है और ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। आज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी होना है। एनडीए के जो सभी सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करेंगे और संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और आपको बता दें एनडीए के सभी सांसद बैठक में पहुंच चुके हैं। ये बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हम देख सकते हैं, तमाम सांसद पहुंच रहे हैं एनडीए की इस बड़ी बैठक में। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पिछले हफ्ते पूरी बात रखी गई, वक्तव्य रखा गया, आज प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया जाना है एनडीए सांसदों की तरफ से। तो बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है और इस मॉनसून सत्र की भी ये पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए पार्लियामेंट्री बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के और एनडीए के सभी सहयोगी जो दल हैं उनके सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मौजूद हैं और ये मॉनसून सत्र की ये पहली एनडीए की बैठक है। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन होगा तो वो एनडीए के सांसदों के लिए आगे के लिए कैसे जो संसदीय रणनीति है उसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मॉनसून सत्र के बाद किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सरकार के तमाम कामकाज हो या फिर तिरंगा यात्रा जो शुरू किया जाने वाला है उसको लेकर जनता के बीच जाना है, तमाम बातों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन जो है एनडीए के सांसदों से साझा करेंगे। जी बिल्कुल आनंद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली संसदीय दल की बैठक है तो कौन कौन मौजूद रहने वाला है और किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी होगा तो कितना खास ये मीटिंग का दिन हो जाता है। जी बिल्कुल, इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं, सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, एनडीए के सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो एनडीए के सांसद हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी सांसद मौजूद हैं और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली एनडीए की बैठक है इसमें सभी सांसद मौजूद हैं। तो और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक हमारी सेनाओं ने अंजाम दिया था, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकाने उनको नेस्तनाबूद किया, साथ ही साथ पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उनके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। आनंद के पास दोबारा हम कोशिश करते हैं, लेकिन एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है इस पर सबकी नजरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी होगा और साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जैसा कि आनंद हमें बता रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बाढ़ बारिश के कहर की, अब फिर से बात उत्तर प्रदेश की ही करते हैं जहां आसमानी कहर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज का राजापुर इलाका जलमग्न हो चुका है, हर तरफ केवल पानी ही पानी दिख रहा है। अभी वहां की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब राजापुर के गंगा नगर इलाके में है और आप देखिए कि कैसे कॉलोनीज में गंगा का पानी भर गया है और एसडीआरएफ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और इस तरह सामने आप देखेंगे कि नाव में एसडीआरएफ की नाव में, प्राइवेट नाव में लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और कुछ एनजीओज के द्वारा इन इलाकों में फंसे कुत्तों को भी भोजन कराया जा रहा है। और इन इलाकों में इन जो घर बने हुए हैं यहां फंसे रहने को लोग मजबूर हैं। अपनी छतों पर, बालकनीज में लोग यहां पर खड़े हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घर यहां पर है, सारा सामान है, इसलिए इस इलाके को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है लगभग 86 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा है और प्रयागराज के वो तमाम इलाके जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं वहां पर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ की नावें आपको नजर आएंगी और इन इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। जिनके मकान 1 फ्लोर के हैं वो तो अपना मकान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो मकान 2 मंजिला 3 मंजिला है ऐसे मकानों तक राहत पहुंचाने की कोशिश और लोग अपना मकान नहीं छोड़कर जा रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस तरफ अगर दिखाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस तरफ पूरी कॉलोनीज ये
गंगानगर कॉलोनी है राजापुर की, और पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। गेट की तस्वीरें अगर आप देखें तो गेट आधा डूब चुका और पहला फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। इस पानी के आने के बाद से एक और बीमारियों का खतरा, क्योंकि इस तरह के जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं जहां पर कूड़े फेंकने का काम किया जाता था, वो कूड़ा कैसा इस वक्त पानी में तैर रहा है, और इसकी वजह से गंदगी और कई तरह की परेशानियां भी लोगों को आ रही हैं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और लोग अपने बालकनीज में, छतों पर रहने को मजबूर हैं। ये पूरा इलाका डूब चुका, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, जिनके मकान हैं, जिनके परिवार यहां पर रह रहा है, वो देखिए इस तरह की प्राइवेट नावों का सहारा लेकर बाहर जाते हैं, खरीदारी करते हैं और वापस आ जाते हैं। अंदर आप लोग के भी घर फंसे हुए, लोग फंसे हुए हैं। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4-5 दिन से। मदद पहुंच रही है कुछ? अभी अंदर नहीं पा रही है। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का क्रम जारी है, और प्राइवेट नाव के सहारे लोग इस तरह से इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रयागराज के हालात आपने देखे, गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मुश्किलें घटने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और गंगा के किनारे के इलाके लगातार डूबते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इन इलाके में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये इलाके डूबते जा रहे हैं। इस वक्त हम गंगानगर इलाके हैं, राजापुर का इलाका, और अंदर के इलाकों में यानी गंगा तक पहुंचने की कोशिश है हमारी। और ये पूरा मार्केट था, ये देखिए यहां से लेकर वहां तक आपको पूरा मार्केट, घर, रिहायशी इलाका नजर आएगा, और ये पूरा इलाका किस कदर डूब चुका है और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। नीचे के फ्लोर जो 1 मंजिला मकान है वो आप देखेंगे खाली पड़े हैं। 2 मंजिला, 3 मंजिला वाले मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी तरह से अपने घर को, मकान को, दुकानों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जल का ये इलाका जलमग्न होता जा रहा है और जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे स्थिति भयावह होती जा रही है और पूरा ये इलाका लगभग आधा डूब चुका है।